हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की। दोस्तों अब हम एंटीहिस्टामिनिक में H2 एंटीहिस्टामिनिक ब्लॉकर्स की बात कर रहे हैं। उसमें भी हम आगे बढ़ते हुए गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर पे पहुंच गए हैं। अब देखिए, जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं ये अलग अलग जगह पे होते हैं, ठीक है, बॉडी में अलग अलग जगह पे होते हैं। और गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर आपके गैस्ट्रिक नाम से पता लग रहा है, ये पेरिएटल सेल में होते हैं जो आपकी स्टमक की लाइनिंग में होता है, ठीक है। इसका नाम क्या है, देखिए ध्यान से समझिएगा, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, इसमें प्रोटॉन लगा हुआ है। अब देखिए प्रोटॉन मतलब क्या होता है, आपको पता है प्रोटॉन जो होता है हम H+ को बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन बोला जाता है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही छोटी वीडियो होने वाली है ये, इसमें हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, इसका मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं और कुछ ड्रग्स हैं जिसमें एक भी स्टार मार्क की ड्रग नहीं है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का इंट्रोडक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आ सकता है, ठीक है। ये आपके फार्माकोलॉजी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में हम गैस्ट्रिक, तो हमें पता है कि भाई गैस्ट्रिक मतलब होता है आपके स्टमक में है ये, ठीक है, स्टमक में है, इससे तो ये बात क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं कि भैया ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर किस बला का नाम है। देखिए नाम से सब पता लग रहा है, प्रोटॉन मतलब होता है प्रोटॉन H+ आयन की बात हो रही है यहाँ पर। पंप मतलब होता है पंप करने वाला। अब देखिए मैंने क्या बोल दिया, देखिए पंप की ज़रूरत कब पड़ती है, पंप की ज़रूरत तब पड़ती है अगर आप इसको पानी वाली जो मोटर होती है, इसको भी हम पंप ही बोलते हैं, उससे कंपेयर करें, कोई भी पंप से कंपेयर करें, जब हमको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट, अब देखिए फ्लो के अपोजिट कोई चीज़ भेजनी है तो वहाँ पर पंप की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, मुझे अगर ये ग्लास में पानी हो, अगर वैसे तो इसमें पानी नहीं है, अगर इस ग्लास के पानी को मुझे ऊपर से नीचे गिराना पड़ जाए, ठीक है, ये वैसे दारू वाला ग्लास है लेकिन दारू मैं पीता नहीं हूँ, ठीक है, जूस पीने के लिए है, तो ये पानी को अगर मैं यहाँ से नीचे गिरा दूँ तो ये जो पानी गिरेगा ये नीचे गिरेगा, नीचे की ओर गिरेगा। इसके लिए हमें कोई भी एक्सटर्नल उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके लिए सिर्फ जो आपका ग्रेविटी है वो काम कर रही है। ग्रेविटी क्या कर रही है, ये पानी ग्रेविटी धरती को अपनी ओर खींच रहा है और धरती पानी को अपनी ओर खींच रही है, दोनों जगह काम हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक एग्जाम्पल है नॉर्मल फ्लो का। लेकिन अगर ये कप ऊपर है और नीचे पानी है और मुझे नीचे से पानी ऊपर पहुंचाना है तो मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। उसी एक्सटर्नल फोर्स को हम पंप के द्वारा, पंप के माध्यम से भेजते हैं, उसी को हम बोलते हैं पंप। देखिए आपको पता है ये बात, मैं इतना ज़्यादा एक्सेजरेट करके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे चल के ये आपको समझ में आएगा कि बॉडी के अंदर ऐसा कैसे होता है। ये तो पानी का एग्जाम्पल दिया मैंने, और इनहिबिटर्स जो है इस चीज़ को जो कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। अब इसकी इनहिबिट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी इसे, ठीक है। इससे पहले हमें नॉर्मल प्रोटॉन पंप के बारे में पढ़ना पड़ेगा। गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप करते क्या हैं। देखिए गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप आपकी हेल्प करते हैं डाइजेशन में। अब देखिए डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन बोलो या पाचन तंत्र। अब देखिए पाचन में हेल्प करते हैं ये, ठीक है। और कैसे हेल्प करते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है ये आपका क्या करता है, इस प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देता है, ब्लॉक कर देता है, रोक देता है, ठीक है। और ऐसा क्यों ये रोकता है, और भाई जब ये पाचन में हेल्प कर रहे हैं, डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है इसे रोकने की, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, आंसर दे देता हूँ। भाई ये उन लोगों के लिए है जिनको अल्सर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। अल्सर बोलते हैं हम कि जब हमारे आंतों में घाव हो जाते हैं, इंटेस्टाइन में वुंड हो जाता है, ठीक है। देखिए वुंड जो वर्ड है आपका WOUND, जो वुंड वर्ड है आपका वो है एक्सटर्नल घाव के लिए। जैसे मेरा यहाँ पर कट में लग गया तो ये वुंड हो गया आपका, ठीक है। लेकिन अगर इंटरनल कोई घाव है या ओरल कैविटी में, मुंह के अंदर भी कोई घाव है, तो हम माउथ वुंड कभी नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं माउथ अल्सर हो गया, इंटेस्टाइनल अल्सर हो गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया। तो हम अल्सर वर्ड का यूज़ करते हैं इंटरनली, और एक्सटर्नली हम वुंड का यूज़ करते हैं, वुंड वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर रहे हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से पहले हमें
हमें नॉर्मल प्रोसेस पढ़नी पड़ेगी। देखिए नॉर्मल प्रोसेस क्या है, अभी आप इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करिए, ठीक है। आप ये देखिए नॉर्मल क्या होता है, ये जो है आपका, ये आपका पेरिएटल सेल है। अभी जो पेरिएटल सेल है इसका मेन काम क्या है, ये जो है रिस्पॉन्सिबल है, इसी के अंदर जो है प्रोड्यूस, के अंदर से प्रोड्यूस होता है, यही प्रोड्यूस करते हैं आपके एसिड को, ठीक है। ये गैस्ट्रिक लाइनिंग में, स्टमक लाइनिंग में आपको मिलती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा, स्टार्टिंग होती है यहाँ से, ये जो H2O है, ये जो वाटर है, ये वाटर हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हम सांस से लेते हैं, ये दोनों मिक्स होके इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये क्या है, एंजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में H2CO3 बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। और ये कार्बोनिक एसिड में से जो H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव मतलब ये क्या है आपका, प्रोटॉन है, इसको प्रोटॉन बोलो या हाइड्रोजन आयन बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं, हम प्रोटॉन बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जो प्रोटॉन है ये निकल जाता है और बचा हुआ HCO3 नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट आयन, ये यहाँ से बाहर निकल जाता है। देखिए जैसे ही ये बाहर निकलता है, बाहर से जो क्लोरीन है वो अंदर जाती है। अब देखिए कितनी बढ़िया बात है, जैसे ही वो बाहर निकलेगा क्लोरीन अंदर जाएगी। अब बाहर कहाँ निकल रहा है, इंटेस्टाइनल फ्लूइड में, इंटेस्टाइनल फ्लूइड में जो क्लोरीन आयन है वो अंदर चले जाता है, जैसे ही बाइकार्बोनेट आयन बाहर चले जाते हैं। ये एक दूसरे के सहयोगी से हैं, ठीक है, हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे को। अब इसमें क्या होता है आपका, जैसे ही क्लोरीन अंदर आता है, अब क्लोरीन यहाँ से अंदर आ गया, ठीक है, ये रहा आपका क्लोरीन। अब क्लोरीन क्या करता है, बॉडी यहाँ से अंदर होके इधर चला जाता है, स्टमक में चला जाता है, पेरिएटल सेल से होते हुए जो है ये स्टमक में चला जाता है। ये लिखा है यहाँ पे स्टमक, ठीक है, ल्यूमेन ऑफ स्टमक, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ। अब यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से समझना, ये जो हाइड्रोजन आयन बना हुआ है, ये हाइड्रोजन आयन भी जो है यहाँ पर से जो है, ये जो H पॉजिटिव, K पॉजिटिव एटीपेज है, इसी को हम बोलते हैं प्रोटॉन पंप। इसको क्या बोला जाता है, ऑल्सो कॉल्ड, इसको क्या बोला जाता है, प्रोटॉन पंप भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रोटॉन पंप, इसका ही नाम है प्रोटॉन पंप। तो प्रोटॉन पंप की हेल्प से ये जो हाइड्रोजन आयन है आपका, ये बाहर निकल जाता है, यहाँ से जो है ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। जैसे ये हाइड्रोजन आयन बाहर निकल जाता है और ये जो क्लोरीन आयन बना है इधर, ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, HCl बना देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देते हैं। और यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड फिर हमारी हेल्प करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है, यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प करता है हमारे डाइजेशन में। ये तो इसका नॉर्मल प्रोसेस है। अब मैं इसको एक बार क्लियर करके बताता हूँ यहाँ पर प्रोटॉन पंप क्या करता है। एक चीज़ और यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन बाहर तब निकलता है जब ATP कन्वर्ट होता है ADP में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, ठीक है। डाइफॉस्फेट में जैसे ही कन्वर्ट होगा वैसे ही जो हाइड्रोजन आयन है वो बाहर चला जाता है। एक बार इसको क्लियर आउट करके देखते हैं। नॉर्मल, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। अब यहाँ पर इनिबिटर क्या कर रहा है, अब देखिए, और हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। अल्सर में क्या होता है आपका, बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होने लगता है। जितना ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होगा उतने ज़्यादा घाव बनेंगे। तो हमको अल्सर को अगर रोकना है तो हमें इस HCl को रोकना पड़ेगा, इसको यहाँ पर ब्लॉक करना पड़ेगा। और ये ब्लॉक तब होगा जब हम यहाँ पर इस जो बाइंडर है, ये जो रिसेप्टर है, ठीक है, इसी को ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। ये तो इसकी जो मैंने प्रोसेस बता दी। अब ये होता कैसे है, एक बार मैं इसे क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, इसी पेरिएटल सेल के अंदर ही बात हम कर रहे हैं। पेरिएटल सेल के अंदर जो है ये H2O और CO2 मिल के इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है वो आपका बाइकार्बोनेट आयन बना रहा है। कार्बोनिक एसिड जो है वो H पॉजिटिव और बाइकार्बोनेट आयन HCO3 नेगेटिव में ब्रेक हो रहा है। HCO3 नेगेटिव जैसे ही बाहर जाएगा, क्लोरीन आयन ऐसे ही अंदर आएगा और ये क्लोरीन आयन फिर जो है स्टमक में जाके जो है ये जो प्रोटॉन बना हुआ है, इधर जो H बना हुआ है, ये जो है प्रोटॉन पंप के थ्रू जो है स्टमक में आता है और यहाँ पर जो है ये H और ये Cl मिलके काम करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है ये प्रोटॉन बाहर तब जाता है जब एक जो आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ये कन्वर्ट होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, ठीक है। अब इसको अगर आपको रोकना है तो आपको यहाँ पर ये देखिए PPIs लिखा है, प्रोटॉन पंप इनिबिटर। यहाँ पर आपको प्रोटॉन पंप इनिबिटर की ज़रूरत है। अब प्रोटॉन पंप इनिबिटर क्या करता है, देखिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो है आपका वो सबसे बढ़िया क्या करता है, इसको ब्लॉक कर देता है, मतलब ATP को कन्वर्ट नहीं होने देता ADP में। देखिए अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये रिसेप्टर पे वर्क नहीं कर पाता।
प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या करता है, एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट ही नहीं होने देता। अब चूंकि एटीपी जब एडीपी में कन्वर्ट होगा तभी हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन तभी बाहर निकलेगा, तो एटीपी एडीपी में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगी, तो हाइड्रोजन कैसे बाहर निकल पाएगा, हाइड्रोजन बाहर ही नहीं निकल पाएगा। और हाइड्रोजन अगर बाहर नहीं निकलेगा तो क्लोरीन भी बेचारा क्या करेगा, ठीक है, HCl बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, क्लोरीन जब बाहर निकलता है तो यहाँ पर जो है जो कैल्शियम है, सॉरी ये कैल्शियम नहीं है, पोटेशियम है, ये जो पोटेशियम है ये अंदर नहीं आ पाता है आपका, ठीक है। ये कैल्शियम पोटेशियम एटीपेज होते हैं, ठीक है। जैसे ही कैल्शियम बाहर नहीं, सॉरी क्लोरीन के साथ वर्क करता है ये, जैसे ही क्लोरीन बाहर नहीं निकलेगा तो कैल्शियम भी अंदर नहीं आ पाएगा और ये ब्लॉक हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर हम देखिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर भी लेते हैं, इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रोटॉन पंप में नहीं आता है, ठीक है। ये अलग कैटेगरी की ड्रग है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब इसीलिए जो है यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर काम करना है, इस एरिया में, ये जो एटीपी को कन्वर्ट नहीं होने देना एडीपी में, ठीक है। ये है आपका प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का काम। आई होप आपको इसका मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसमें कुछ ड्रग है, ये एक ओमिप्राजोल ड्रग है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाली ड्रग है ये, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ओमिप्राजोल ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, ज़्यादा डीप इसमें नहीं आएगा, आपको पता है, ठीक है। वैसे अगर आप ध्यान से देखना, इसका अगर SAR आ गया तो आपको पता है, मैंने ये सिलेबस में है नहीं SAR क्योंकि स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है इसमें, लेकिन अगर आ गया आपको पता है क्या करना है। सबसे पहले तो आपको 3 पॉइंट बनाने हैं। सबसे पहले तो एरोमेटिक जो है ये आपका लिपोफिलिसिटी को बढ़ा रहा है, जो S है या देखो थायो ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, ये क्या करता है आपका, ये भी जो है उसको लिपोफिलिक बनाता है, मोर लिपोफिलिक बनाता है। और ये जो बाकी जो अमोनियम ग्रुप, सॉरी नाइट्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, ये क्या करता है आपका, ये एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और वैसे यहाँ हम लिख सकते हैं, अगर हम इसको रिप्लेस करें, सॉरी इसको नहीं, इसको मिथॉक्सी को अगर हम रिप्लेस करें किसी Cl क्लोरीन या मतलब किसी X ग्रुप से, ठीक है, X ग्रुप बोले तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो हेलोजन ग्रुप्स होते हैं, तो उसके लिए एक्टिविटी और अच्छी आती है ओमिप्राजोल, ठीक है। उसके बाद ये है लेंसोप्राजोल, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद है रेबिप्राजोल, ठीक है, और पेंटोप्राजोल, ठीक है। आपने देखा होगा गैस वगैरह में भी हम यूज़ करते हैं, एसिडिटी वगैरह में भी पेंटोप्राजोल को यूज़ किया जाता है। तो ये 4 ड्रग है, इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें जो है आपका प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का इंट्रोडक्शन है और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।